नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवा शिविर लगाने को लेकर मीनाक्षी चौक पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि परंपरागत रूप से लगाए जाने वाले कांवड़ सेवा शिविर का टेंट लगाने से पहले ही पुलिस ने उसे रोक दिया, जिसके बाद सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ पत्रकारों और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। विरोध स्वरूप कई लोग धरने पर बैठ गए। करीब 2 से 3 घंटे तक पुलिस प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की। मंत्री के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और धरना खत्म कर दिया गया। वहीं एसपी सिटी अमृत जैन ने कहा कि पुलिस कांवड़ यात्रा से जुड़े सभी इंतजाम तय मानकों और सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप करा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ सेवा शिविर भी निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार ही लगाए जाएंगे, ताकि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल प्रशासन और सामाजिक संगठनों के बीच सहमति बनने के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है। देखिए, मीनाक्षी चौक पर भव्य जो हमारा कांवड़ मेला यहाँ से निकलता है, उसके उनकी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए एक परंपरा के तौर पर यहाँ पर एक शिविर लगता है और बहुत सालों से शिविर लगता है। तो शिविर क्योंकि हमने पुराने वीडियोस में देखा, फोटोज में देखा, तो शिविर जो है वो लगभग रोड तक आ जाता है, जिसकी वजह से जो कांवड़ियों श्रद्धालुओं के जो चलने वाला जो मार्ग है वो संकीर्ण हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जिसपे उनके साथ घटना, दुर्घटना और आपस में टकराने की स्थिति और वो सारी स्थिति और एक कानून व्यवस्था की दृष्टिगत एक असहज स्थिति हमेशा पुलिस और प्रशासन के लिए उत्पन्न हो जाती है। तो इसी की दृष्टिगत जो यहाँ पे शिविर जो संचालक है, जिन्होंने शिविर बनाना लगभग शुरू कर दिया, तो इसीलिए इनसे ये कल आग्रह किया गया था कि इसे आप जो सड़क है उससे, सड़क से जो हमारे मानक है, जो शासन ने हमें मानक दिए, सड़क से सारे शिविर कम से कम 10 से 12 फीट अंदर होने चाहिए। तो उसी मानक के तहत इनसे शिविर बनाने के लिए ये आग्रह कल किया गया था, जिससे इनके बीच में कुछ किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आज यहाँ पकड़। वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। गली में बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना रतिराम कॉलोनी की है, जहां रविवार रात करीब 11:30 बजे 25 वर्षीय विपिन और सोनू नामक युवक के बीच बाइक के हॉर्न को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि बहस बढ़ने पर सोनू ने विपिन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल विपिन को परिजन तत्काल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विपिन को 2 गोलियां लगी थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक विपिन शादरा की एक ब्रश बनाने वाली कंपनी में काम करता था और परिवार में सबसे छोटा था। उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में बड़ा भाई और एक शादीशुदा बहन है। बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी सोनू की तलाश तेज कर दी है। साथ ही घटना के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम के हर पहलू से जाँच की जा रही है। रात मेरे एक भाई को गोली मार दी थी और मेरे को भी लगी है। पहली गोली मेरे को लगी थी। क्या कारण था? कारण था, हम अपने एक रिश्तेदार को छोड़ के आ रहे थे बाहर रोड पे। उधर से आते टाइम यहाँ 3-4 बंदे थे, पिछली गली में रोड पे थे, पेड़ के पास। उन्होंने रोका है। रोकने के बाद गाली गलौज की। हमने हॉर्न मारा, हटे नहीं है। बोले मुझे जानता है, क्या है, कौन है। चीज़ें वहाँ उन्होंने ख़राब कर दी। उन्होंने सीधा फायरिंग की है। पहली गोली उसमें मेरे को लगी है, दूसरी मेरे भाई को लगी है, जिसकी हैंड टू हैंड मौके पे बिल्कुल सांस से थम गई है। थोड़ा गाना उसमें सांस था। जैसे लेके हम चले हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने तक वो ख़त्म हो गया। क्या हुआ था? जैसे कि मोहम्मद यहाँ पे पार्टी थी, मेरी लड़की की पार्टी कर रखी थी मैंने घर पे, और रिश्तेदार आए हुए थे मेरे पास। तो हम रात को छोड़ने के लिए गए थे यहाँ से नहर पे। तो उनकी गाड़ी में गए थे हम, 4-5 गाड़ी लेकर आए हुए थे वो। तो उधर से हमारे पास कोई साधन नहीं था आने के लिए। फिर हमने यहाँ पे घर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ गाड़ी हम लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ से बाइक लेकर हम 2 बाइक गए हैं। 2 बाइक ले गए तो ऐसा मोड़ पड़ता है एक मंडी में, वहाँ पे बच्चों पे थोड़ा चाटे वाटे लगाए इन लोगों ने। यहाँ पे ये बदमाशी टाइप बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। यहाँ पे चाटे वगैरह लगाए उन पर। तो ये चाटे वगैरह लगा, कोई बात नहीं है, चले गए। हमें बोला उन्होंने भाई कैसे बात है, वहाँ चाटे लगाए उन्होंने। मैं चल कोई बात नहीं, कोई नशेड़ी वशेड़ी होंगे, कोई बात नहीं, मैं देख लेंगे, कोई बात नहीं। वहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे आने के बाद जैसे हमने यहाँ पे आए ना, तो उन्होंने तुरंत ही बाइक नहीं रोकी ना कुछ, सीधी फायरिंग करी है। एक फायरिंग फ़ोन पे लगी है, फ़ोन पूरा डैमेज है। दूसरी सीधा पेट में लगी है यहाँ पे भाई को, वो हैंड टू हैंड।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक युवती के साथ हुई सरेआम मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना रविवार शाम नगर के जिला परिषद मार्केट की है, जहां एक युवक और युवती दवाई लेने के बाद एक दुकान पर जलपान कर रहे थे। आरोप है कि कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने दोनों के नाम पूछा। युवक के मुस्लिम और युवती के हिंदू होने की जानकारी मिलने पर विवाद बढ़ गया और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। आरोप है कि बीच बचाव करने आई युवती के साथ भी धक्का मुक्की और अभद्रता की गई। पीड़िता की तहरीर पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिवसेना जिलाध्यक्ष लोकेश सैनी समेत गौरव शर्मा, कुशलवीर, शुभम और प्रशांत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित निकालकर उपचार कराया गया। युवती की शिकायत घटनास्थल के वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में दोनों एक दूसरे के दोस्त और साथ पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं और युवती का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराया जाएगा, जिसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल शाम जिला परिषद मार्केट से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक और युवती पर हावी होकर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की है। इस घटना के सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। दोनों ही लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, दोनों का ही उपचार करवाया गया, दोनों की ही जो कंसर्न है उनको सुना गया और जो युवती के द्वारा हमें इसमें तहरीर दी गई है और जो आसपास के जो वीडियोस हमें प्राप्त हुए, इन सभी के ऊपर जांच कर एक मुकदमा 171/26 थाना सिविल लाइंस पर पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे पे सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, आसपास के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, मेडिकल का अवलोकन किया जा रहा है और सभी सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया जा रहा है। इसमें कुछ व्यक्ति हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया था, तो उन पे नामजद मुकदमा लिखा गया और बाकी जो लोग हैं वो अज्ञात हैं, उनका सक्सेसफुली आइडेंटिफिकेशन करने के बाद। वहीं शामली के थाना भवन नगर में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है और सोमवार को नगर पंचायत अध्यक्ष मुशाहिदा बेगम ने मेला ग्राउंड क्षेत्र में नवनिर्मित ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस ट्यूबवेल के शुरू होने से लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे आसपास के इलाकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगरवासियों को अब नियमित और बेहतर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके साथ ही ऊन रोड पर करीब 18.87 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे नाले का भी शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार आशु सिंघल ने बताया कि नाला बनने के बाद बरसात के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। इससे वर्षा जल की निकासी सुचारू होगी और राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष मुशाहिदा बेगम ने कहा कि नगरवासियों को बेहतर पेयजल, स्वच्छता और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर के सभी वार्डों में जनहित से जुड़े विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सभासद, नगर पंचायत अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वहीं शामली के थाना भवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर पंचायत ने सख्त अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में नगर पंचायत की टीम ने मुख्य बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में छापेमारी कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों से नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया। कार्रवाई के साथ साथ नगर पंचायत की टीम ने दुकानदारों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जागरूक किया। अधिकारियों ने लोगों से कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील करते हुए थाना भवन को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासन की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने और स्वच्छ, सुंदर एवं प्रदूषण मुक्त थाना भवन के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की। नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस को ऑपरेशन सवेरे के तहत बड़ी सफलता मिली है। एसओजी और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महिला समेत 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल की गई i10 कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिथिलेश, रोहित, संदीप और ममता यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप लेकर गाजियाबाद जा रहे थे, तभी उन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि प्रत्येक खेप पहुंचाने के बदले आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये मिलते थे।
तो पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन सवेरे के तहत की गई है और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे भी इसी तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। एक टिप ऑफ के आधार पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक टिप ऑफ मिलता है कि कुछ लोग i10 गाड़ी से गांजा लेकर के जा रहे हैं, जो कि हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली राज्य में इसको बेचते हैं विभिन्न स्थानों पर। इस टिप ऑफ के आधार पर एसओजी सर्विलांस तथा इंस्पेक्टर सिविल लाइन की टीम इनको जो है ट्रेस करके, ट्रैक करके पकड़ती है। इसमें 4 लोग पकड़े जाते हैं। इसमें चारों का नाम मिथिलेश, रोहित, संदीप और एक ममता यादव नाम की, जो कि छद्म नाम है, बदला हुआ नाम है, को गिरफ्तार किया जाता है। तथा इसमें एएसपी हमारे सिद्धार्थ मौके पर जाकर जो 50 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई होती है उनके सामने पूरा निरीक्षण परीक्षण होता है। और इस प्रकार से ये 4 लोग जो पूछताछ की जाती है उन्होंने स्वीकार किया कि ये लोग शहडोल मध्य प्रदेश से गांजा को ले करके चलते हैं तथा वहां अगर 1 किलो का दाम 6,000 रुपए होता है तो विभिन्न प्रांतों में इसका 3 गुना दाम 12 से 18,000 रुपए में ये बेचते हैं। इस प्रकार से i10 गाड़ी को लेकर के लगभग 10 लाख की रिकवरी जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा की गई है तथा इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक महिला भी है, जो कि मूलतः सभी इसमें जो है बिहार के रहने वाले हैं और ये रायगढ़, महिला जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। बाकी सभी मूलतः इसमें क्या कहते हैं बिहार राज्य के रहने वाले हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से एक बेहद अनोखा और दुर्लभ नजारा सामने आया। चरथावल क्षेत्र के लाडवा मार्ग स्थित गुरुकुल आश्रम के पास एक खेत में 3 सांप एक साथ दिखाई दिए। उनका व्यवहार और आपसी गतिविधि कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तीनों सांप एक दूसरे से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग इसे सांपों की दुर्लभ क्रीड़ा बता रहे हैं। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस तरह का नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ये वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सांपों का यह व्यवहार किस कारण से था। ऐसे व्यवहार के पीछे प्रजनन काल, आपसी संघर्ष या अन्य प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और इलाके में लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन CY वज्र के तहत 8 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरोह म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने करीब 9 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस कार्रवाई को कोतवाली नगर, देहात, पहासू, जहांगीराबाद, नरसेना और खुर्जा नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। एसपी क्राइम नरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी फर्जी और म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम का लेन देन करते थे। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के पूरे नेटवर्क की भी जाँच कर रही है। फिलहाल सभी 8 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। डीजीपी महोदय के अगुवाई में साइबर वज्र अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। इसमें थाना साइबर सेल एवं जितनी भी लोकल थाने की साइबर यूनिट्स हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी के क्रम में आज बुलंदशहर में 8 साइबर फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी हुई है। उनसे अब तक जानकारी के अनुसार उन लोगों द्वारा 9 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड की घटनाएं की गई थी। उनसे संबंधित मोबाइल, सिम एवं खाते से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसमें 4 प्रकरण म्यूल अकाउंट से संबंधित हैं जिसमें गिरफ्तारी हुई हैं और 3 प्रकरण प्रतिबिंब पोर्टल से संबंधित कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें PS खुर्जा में शिवम की गिरफ्तारी हुई है, जिसके द्वारा लगभग 50,000 का साइबर फ्रॉड की घटना की गई थी। 5 शिकायतें इसके ऊपर दर्ज थीं। इसके अलावा कोतवाली नगर से संजीव राघव की गिरफ्तारी हुई है, जिनके ऊपर 3 शिकायतें थीं। लगभग 18,000 की इन्होंने साइबर ठगी की थी। इसके अलावा जहांगीराबाद से रज़ा की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर 4 शिकायतें थीं और इन्होंने 12,000 की ठगी की है। इनका प्रकरण म्यूल अकाउंट से संबंधित है। इसी प्रकार से कोतवाली देहात में प्रतिबिंब से संबंधित
वहीं मानसून की दस्तक के साथ ही नोएडा में मौसमी बीमारियों का असर दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में 15 से 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक प्रतिदिन करीब 3000 से 4000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या बुखार से पीड़ित लोगों की है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि मानसून के दौरान संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अस्पताल में आने वाले प्रत्येक फीवर मरीज की जांच कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से संक्रमित तो नहीं है। जल भराव और जगह जगह जमा पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से इन बीमारियों का जोखिम भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। नागरिकों को घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखने, कहीं भी पानी जमा न होने देने, साथ ही बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम मौजूद है। ओपीडी का सवाल है तो हमारे यहाँ अभी 3000 से लेकर 4000 तक की ओपीडी डेली आ रही है, जिससे पिछले मंथ के अपेक्षा में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। आईपीडी का जहाँ सवाल है उसमें ज़्यादातर केस फीवर के आ रहे हैं। चूँकि ये संचारी रोगों का महीना है, इसके लिए सरकार द्वारा संचारी रोग पखवाड़ा भी मनाया जाता है हर वर्ष 2 बार। तो अभी वो पखवाड़ा भी चल रहा है, जिसमें हमारे नालियों की साफ सफाई और जो झाड़ियाँ उनका कटान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें फीवर के केसों को हम लोग ट्रैक भी करते हैं कि उसमें कोई डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया के मरीज तो नहीं है। उसके लिए हमारे जो भी टेस्ट की पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है, तीनों टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं। इस वजह में कभी कभी मरीजों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो ब्लड के लिए भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ब्लड रखा गया है। दूसरा बात है कि उसके लिए जो भी दवाएं हैं हमारे यहाँ समुचित रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। दूसरा, इस महीने में आमतौर पर डायरिया के केसेज आते हैं, उल्टी दस्त के केस आते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ और जो फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं उसको उपलब्ध कराया गया है, ताकि कोई कमी ना रहे और कोई भी मरीज जो है बाहर से कोई भी दवा न ले, उसको सभी दवाएं यहाँ से उपलब्ध कराया जाए। सब लोगों को बचाव के लिए क्या सुझाव दें? बचाव के लिए लोगों को ये बचाया जाता है कि इस महीने में मच्छरों के बढ़ने की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा है कि कुछ जो बीमारियां हैं वो मच्छरों के अलावा अन्य चीज़ों जैसे चूहों, खटमल वगैरह से भी फैलता है। इसमें बरसात के कारण चूहे भी अंदर घर के आ जाते हैं, तो रैट किलर्स की उपयोग करें या चूहे को पकड़ने वाले जो आदमी चाहते हैं कि हमारे द्वारा चूहा न मारे जाएं, तो उसको पकड़। वहीं गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फ्लिपकार्ट के नाम पर लोगों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और 20,010 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी फ्लिपकार्ट से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को फोन कर पार्सल वापस करने या एडवांस भुगतान लौटाने का झांसा देते थे। इसके बाद वो लोगों से बैंक और डिजिटल जानकारी हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। जांच में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान समेत 6 राज्यों से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ है। अब तक करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू कुमार, आदित्य उर्फ प्रकाश यादव, विराट चौधरी, आशीष कृष्ण शर्मा और खुशी के रूप में हुई है। वहीं काजल और सिद्धेश अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश के साथ पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे साइबर अपराध के रोकथाम हेतु तथा श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय के निर्देशन में थाना इंदिरापुरम तथा एसओजी टीम ट्रांसइंडियन के द्वारा आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को थाना इंदिरापुरम के शक्ति खंड क्षेत्र में एक अवैध कॉल सेंटर को पकड़ा गया है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों द्वारा फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। इस कॉल सेंटर से कुल 6 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से कुल 10 अदद मोबाइल तथा 20,010 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इनके जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उनके नाम क्रम से राजू, आदित्य, विराट चौधरी, आशीष तथा पंकज शर्मा व खुशी हैं। इनके 2 अन्य साथी काजल व सिद्धार्थ अभी फरार हैं। इन अभियुक्तों के द्वारा अन्य अलग अलग राज्यों में से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान कुल 6 घटनाओं का खुलासा किया गया। इनके द्वारा लोगों को फ्लिपकार्ट के माध्यम से कॉल की जाती थी तथा उसके माध्यम से साइबर ठगी की जाती थी। इन संपूर्ण घटनाक्रम में थाना इंदिरापुरम पर
वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। डेल्टा 3 ओ ब्लॉक की सर्विस रोड पर पुलिस गश्त के दौरान एक स्कॉर्पियो एन कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली। जब पुलिस ने कार की जांच की तो ड्राइविंग सीट पर 36 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर सौराज लहूलुहान हालत में मिले। उनके सीने से खून बह रहा था और कार के अंदर से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी सौराज के रूप में हुई है, जो वर्तमान में मिक्सन ग्रीन सोसाइटी में किराए पर रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल में जांच पड़ताल कर अहम साक्ष्य जुटाए। परिजनों का कहना है कि सौराज का किसी से कोई पुराना विवाद या आर्थिक तनाव नहीं था। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है और पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों की ध्यान में रखकर तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी में एक प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला, क्या पूरा मामला है? ये बीती रात एक सूचना ऐसी प्राप्त हुई थी कि एक पुलिस के गश्त के दौरान डेल्टा 3 में जो सेक्टर ओ के सर्विस रोड पर एक स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिसमें लाइट बैक लाइट जल रही थी। जब पुलिस वहां जाकर के उसको चेक करने की कोशिश की तो वहां उन्होंने अंदर झांक के देखा तो एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बेसुध पड़े थे। उन्होंने अपनी टीम को और पुलिस वालों को बुलाया और वहाँ पर फिर फील्ड यूनिट को बुलाया तो सबने वहाँ उस ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति थे वो उनको वहाँ से उठा करके अस्पताल भेजा, जिनके सीने से खून बह रहा था और वहाँ वो मृत पाए गए। नोएडा समेत पूरे एनसीआर के पुराने ट्रक और बस मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवर्तन योजना लागू की है। इस योजना के तहत BS3, BS4 और उससे पुराने ट्रक व बसों को स्क्रैप कर नए BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई आकर्षक सुविधाएं दी जाएंगी। योजना के तहत पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर जमा कराने के बाद नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 10 वर्षों तक 100% मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। इसके अलावा नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी। वाहन निर्माता कंपनियां भी नए वाहन की खरीद पर 8% तक अग्रिम छूट देंगी। वहीं डीजल और CNG वाहनों के लिए 5 साल तक ब्याज अनुदान और मासिक ईंधन वाउचर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन विभाग के अनुसार ये योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावी रहेगी और इसका लाभ केवल NCR में पंजीकृत पुराने ट्रक और बस मालिकों को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर परिवहन विभाग ने पात्र वाहन स्वामियों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 दिन पहले पुलिस और कांवड़ियों के बीच हुए विवाद के बाद जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस को आशंका है कि कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर विवाद की स्थिति पैदा कर वीडियो वायरल करते हैं और उससे आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। इसी एंगल से अब साइबर सेल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट, वायरल वीडियो और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है। शुरुआती जांच में दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस को संदेह है कि कुछ लोग अलग अलग कांवड़ दलों के साथ बार बार यात्रा कर सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करते हैं। हालांकि इन तथ्यों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी। SP सिटी अमित जैन ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है और अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया की लोकप्रियता या आर्थिक लाभ लेने के लिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइबर टीम ऐसे सभी संदिग्ध अकाउंट और पुराने वीडियो खंगाल रही है। साथ ही पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर संबंधित सक्षम प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।